बनवारी जी की पत्नी शांति जी का हमेशा से एक ही सपना था कि उनका अपना एक ऐसा घर हो जहां हर चीज़ उनकी पसंद की हो, जहां वो बिना डर के दीवारों पर कील ठोक सके, जहां उन्हें ये ना सोचना पड़े कि ये सरकारी मकान है, कल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हर बार बनवारी जी उन्हें यही कहकर चुप करवा देते कि अभी वक्त नहीं है शांति, बच्चों का भविष्य पहले है। और सच भी यही था। उनके दोनों बेटे संदीप और नवीन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि जो कमी उन्हें अपने बचपन में महसूस हुई वो उनके बेटों को कभी ना हो। जब उन्होंने दिल्ली जाकर बीटेक करने की जिद की तो बनवारी जी के दिल में गर्व भी था और डर भी। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां सपने पूरे भी होते हैं और टूटते भी हैं। वहां की पढ़ाई का खर्चा इतना ज़्यादा था कि कई बार बनवारी जी की पूरी तनख्वाह कम पड़ जाती थी। कॉलेज की फीस, हॉस्टल, किताबें, रोज़मर्रा के खर्चे, हर महीने एक नई चुनौती सामने खड़ी होती थी। लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटों के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने अपनी ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है। नई शर्ट खरीदने का मन होता तो खुद को समझा लेता। त्योहारों पर जब लोग नए कपड़े पहनते तो बनवारी जी अपनी पुरानी वर्दी को ही साफ करके पहन लेते। शांति जी ने भी अपने सारे अरमान दफना दिए। वो जो हर त्योहार पर सजने संवरने का शौक़ रखती थी। उन्होंने सालों तक एक ही साड़ी में त्योहार मना लिए। कई बार रात को जब वो दोनों अकेले बैठते तो शांति जी धीरे से कहती, सुनिए जी, क्या हम कभी अपना घर बना पाएंगे? तो बनवारी जी बस उनकी आंखों में देखते हुए कहते, बस थोड़ा और इंतज़ार भाग्यवान। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। और वो दोनों उसी उम्मीद के सहारे हर दिन जीते रहे। उन दिनों बनवारी जी ने सिर्फ अपने बेटों का भविष्य देखकर खुद के वर्तमान को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। समय धीरे धीरे बीतता गया और आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सालों से उन्हें इंतज़ार था। संदीप और नवीन दोनों ने अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी कर ली और नोएडा की अलग अलग कंपनियों में उनकी नौकरी लग गई। जिस दिन संदीप ने फ़ोन पर कहा, पिताजी मुझे जॉब मिल गई है, उस दिन बनवारी जी की आंखों से आंसू अपने आप ही निकल पड़े। वो आंसू खुशी के थे, जैसे किसी लंबे संघर्ष के बाद मंजिल मिल गई हो। नवीन ने भी कुछ ही दिनों में अपनी नौकरी की खबर दी और उस दिन उन्हें लगा कि अब सच में उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो कुछ भी किया वो इन्हीं 2 पलों के लिए किया था। अब उनके कंधों पर से वो भारी बोझ उतर चुका था। उसी समय उनके मन में एक ख्याल आया, अब क्यों ना अपना एक घर बनवाया जाए। एक ऐसा घर जहां वो सब साथ रहें, जहां अब कोई ट्रांसफ़र ना हो, कोई बिछड़ना ना हो। बनवारी जी ने ये बात सबसे पहले शांति जी से कही, जिसे सुनकर उनकी आंखों में जो चमक आई उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जैसे किसी ने उनके सालों पुराने सपने को अचानक हकीकत में बदल दिया हो। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में इस बार दर्द नहीं, खुशी थी। बनवारी जी ने फिर अपने दोनों बेटों से इस बारे में बात की। जैसे ही उन्होंने सुना कि वो नोएडा में घर बनाने की सोच रहे हैं तो दोनों बेटों ने बिना एक पल सोचे हाँ कर दी। संदीप ने कहा, पिताजी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, वैसे भी यहाँ किराया और खाने पीने में बहुत खर्चा हो जाता है। नवीन ने भी हामी भरते हुए कहा, हम सब साथ रहेंगे तो खर्चा भी कम होगा और मज़ा भी आएगा। उनकी बातें सुनकर बनवारी जी का दिल गर्व से भर गया। उन्हें लगा कि उनके संस्कार, उनकी परवरिश रंग ला रही है। उन्होंने बिना देर किए अपनी रिटायरमेंट के सारे पैसे निकाल लिए और नोएडा में एक अच्छा सा घर लेने का फैसला किया।
लेकिन जब उन्होंने हिसाब लगाया तो पता चला कि डाउन पेमेंट के बाद भी काफ़ी रकम बाकी रह जाएगी। एक पल के लिए बनवारी जी रुके, सोचा क्या ये सही है, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने बेटों की बातें याद आई कि अब हमारी बारी है, और उसी भरोसे पर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पेंशन को ईएमआई के लिए लगा दिया। हर महीने एक निश्चित रकम कटेगी और बाकी के खर्चे उनके बेटे संभालेंगे। यही सोचकर उन्होंने सारे कागजों पर साइन कर दिए। जब घर की चाबी उनके हाथ में आई तो वो सिर्फ एक चाबी नहीं थी, उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत, उनके सपनों और उम्मीदों का प्रतीक थी। उन्होंने पूरे धूमधाम से गृह प्रवेश किया। घर को फूलों से सजाया गया, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। शांति जी रसोई में ऐसे व्यस्त थी जैसे वो अपने इस घर को हर स्वाद से भर देना चाहती हो। उन्होंने हर रिश्तेदार को अपने हाथों से खाना खिलाया, हर कोने को अपने प्यार से सजाया। बनवारी जी घर के एक कोने में खड़े होकर सब देख रहे थे और मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। सोचा कि अब उनकी ज़िंदगी पूरी हो गई है, अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उस रात जब सब मेहमान चले गए और वो चारों एक साथ उस नए घर में बैठे थे तो बनवारी जी को लगा कि यही वो पल है जिसका इंतज़ार उन्होंने पूरी ज़िंदगी किया था। उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। बनवारी जी और शांति जी अक्सर बरामदे में बैठकर अपनी ज़िंदगी के बीते हुए पन्नों को पलटते रहते। उसी समय उन्होंने ये फैसला किया कि अब उन्हें अपने बच्चों के घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। एक शाम बनवारी जी ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया, लेकिन जब उन्होंने उनसे शादी की बात की तो उन्होंने जो कहा उसने उन्हें थोड़ा चौंका दिया, पर खुश भी किया। दोनों ने बताया कि वो अपनी अपनी सहकर्मियों से शादी करना चाहते हैं। संदीप शिवानी नाम की लड़की को पसंद करता था और नवीन नीतू को। पहले तो उन्हें लगा कि कहीं आधुनिक सोच उनके संस्कारों से टकरा ना जाए, लेकिन जब दोनों बेटों ने उनसे मिलवाया तो उनकी सारी शंकाएं खत्म हो गईं। शिवानी और नीतू दोनों ही पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़कियां थीं। उनके बात करने का तरीका, बड़ों के प्रति सम्मान और घर परिवार के प्रति समझ देखकर बनवारी जी और शांति जी को सुकून मिला। उन्होंने उनके परिवारों से भी मुलाकात की, जहां उन्हें वही अपनापन और सादगी महसूस हुई जिसकी वो तलाश कर रहे थे। कुछ महीनों में दोनों शादियां धूमधाम से हो गई। वो समय उनके जीवन का सबसे खूबसूरत दौर था। घर में मेहमानों की चहल पहल, ढोल नगाड़ों की आवाज़ और शांति जी के चेहरे पर वो सुकून जो शायद उन्होंने सालों बाद महसूस किया था। शादी के बाद शुरू के कुछ महीने सच में किसी सपने से कम नहीं थे। घर में चारों तरफ हंसी गूंजती थी। बहुएं अपने अपने तरीके से घर को सजाती थीं और दोनों बेटे भी जिम्मेदारियों को समझते हुए घर के खर्चों में हाथ बटाते थे। बनवारी जी की पेंशन से घर की ईएमआई भर जाती थी और बाकी खर्च दोनों बेटे मिलकर संभाल लेते थे। उन्हें लगा कि अब जिंदगी ने उन्हें सुकून का वो पड़ाव दे दिया है जिसकी वो सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन शायद हर खुशी अपने साथ एक परीक्षा भी लेकर आती है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जो छोटी छोटी बातें हंसी में टल जाती थी, अब वही तकरार का कारण बनने लगी। खर्चों को लेकर बहुओं के बीच अनबन शुरू हो गई। एक दिन बनवारी जी ने सुना कि बड़ी बहू शिवानी कह रही थी, इस घर का ज़्यादातर खर्चा हम उठाते हैं, क्या सारी जिम्मेदारी हमारी है? उसकी आवाज़ में शिकायत थी। तभी छोटी बहू ने भी जवाब दिया, तो क्या हम कुछ नहीं करते? बिजली का बिल, पानी का बिल, बाकी खर्चा सब कुछ हम ही तो देते हैं। उनकी बातें धीरे धीरे बहस में बदलने लगीं। पहले जो रसोई एक थी अब 2 हिस्सों में बंटने लगी। राशन अलग आने लगा,
बर्तन अलग होने लगे और आखिरकार खाना भी अलग अलग बनने लगा। बनवारी जी और शांति जी दोनों पति पत्नी चुपचाप ये सब देखते रहते, शायद इस उम्मीद में कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। अब हर छोटी छोटी चीज़ पर हिसाब होने लगा। किसने कितना खर्चा किया, किसने कितना नहीं। एक दिन तो हद ही हो गई जब उनके कमरे में लगी एसी को लेकर भी सवाल उठ गए। छोटी बहू ने साफ शब्दों में कह दिया, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है पिताजी, अब आप लोग एसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उस दिन बनवारी जी को पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में अब उनकी ज़रूरतें भी बोझ बनने लगी हैं। वो चुपचाप थे लेकिन अंदर से टूट रहे थे। शांति जी ने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए कि वो इस घर की शांति को बनाए रखना चाहती थी। वो दोनों धीरे धीरे अपने ही घर में मेहमान बनते जा रहे थे। पहले जहाँ हर बात में उनकी राय ली जाती थी, अब उन्हें कोई पूछता भी नहीं था। अब उन्हें ये समझ आने लगा था कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ बाकी था। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा, लेकिन उनके लिए हर दिन अब पहले से ज़्यादा भारी होता जा रहा था। जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, उस घर में अब उनके लिए जगह तो थी, पर अपनापन नहीं रहा था। धीरे धीरे हालात इतने बदल गए कि अब वो अपनी ज़रूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो गए थे, और वही निर्भरता अब उनके लिए सबसे बड़ा तिरस्कार बन चुकी थी। एक दिन सुबह बनवारी जी ने देखा कि उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। उम्र के इस पड़ाव पर दवाइयाँ ही उनका सहारा थी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर बेटे से कहा, बेटा मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, शाम को आते समय ले आना, और तुम्हारी माँ की थायराइड की दवाई भी ख़त्म हो गई है। बनवारी जी की आवाज़ में एक विनम्रता थी, जैसे वो अपने ही बेटे से कोई बहुत बड़ा एहसान मांग रहे हों। लेकिन उनके शब्द ख़त्म होने से पहले ही संदीप का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तेज आवाज़ में कहा, पापा क्या आप दोनों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? क्या आप दोनों सिर्फ मेरे माता पिता हैं? नवीन से क्यों नहीं कहते, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। उसके शब्दों ने बनवारी जी के दिल को चीर कर रख दिया। वो कुछ बोल भी नहीं पाए, बस उसे जाते हुए देखते रह गए। थोड़ी देर बाद नवीन नीचे आया तो बनवारी जी ने उसी उम्मीद के साथ उससे भी वही बात कही, लेकिन उसका जवाब भी कुछ अलग नहीं था। वो तुरंत झल्लाकर बोला, घर की सारी जिम्मेदारियां क्या मुझ पर ही डाल दोगे? अब आपकी दवाइयों का ध्यान भी मैं ही रखूं? हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें ही क्यों बोलते रहते हो? इंसान को इतना भी निर्भर नहीं होना चाहिए कि उसे हर छोटी ज़रूरत के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़े। उसके शब्दों में न केवल नाराज़गी थी, बल्कि एक तरह की दूरी भी साफ झलक रही थी। बनवारी जी वहीं खड़े रह गए, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। ये वही बेटे थे जिनके एक खरोच पर वो रात रात भर जागते थे, जिनके लिए उन्होंने अपनी हर ज़रूरत को पीछे छोड़ दिया था। आज वही उन्हें ये सिखा रहे थे कि निर्भर मत बनो। उनके जाने के बाद बनवारी जी चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। शांति जी ने जब उनका चेहरा देखा तो वो सब समझ गई। उन्होंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, छोड़िए जी, शायद काम का दबाव रहता होगा। उनकी आवाज़ में ढांढस था, लेकिन आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो दोनों जानते थे कि ये सिर्फ काम का दबाव नहीं था, बल्कि उनके लिए बेटों के मन में बदलती भावनाएं थीं। लेकिन फिर भी वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे, शायद इसलिए कि सच को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। उसी दिन दोपहर में दोनों बहुएं भी बाहर जाने लगीं, और जाते जाते उन्होंने जो कहा वो उनके दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगा। बड़ी बहू ने बिना किसी झिझक के कहा, माँ पिताजी आप लोग अब हमारे ऊपर बोझ की तरह हो गए हैं। इतनी महंगाई में हम अपने खर्चे ही मुश्किल से संभाल पा रहे हैं,
ऊपर से आप दोनों भी पूरी तरह हम पर निर्भर हैं। उसके बाद छोटी बहू ने भी हामी भरते हुए कहा, मैं तो कहती हूँ कि आप लोग कहीं कोई काम देख लीजिए ताकि कम से कम अपने खर्चे खुद उठा सकूं। उनकी ये बात सुनकर बनवारी जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघलता हुआ लोहा डाल दिया हो। जिस उम्र में इंसान अपने बच्चों के सहारे जीने की उम्मीद करता है, उस उम्र में उन्हें ये कहा जा रहा था कि जाकर काम करो। बनवारी जी और शांति जी बस एक दूसरे को देखते रहे। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वे दोनों ये सब कहकर बहुत सहजता से चली गई, जैसे उन्होंने कोई सामान्य बात कही हो, लेकिन उनके लिए ये शब्द उनके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर गए थे। उस दिन के बाद घर का माहौल और भी ज़्यादा ठंडा हो गया। अब कोई उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, कोई उनकी ज़रूरत के बारे में नहीं पूछता। वो जैसे इस घर में होते हुए भी न होने के बराबर हो गए थे। फिर भी घर की शांति बनाए रखने के लिए शांति जी उन्हें बार बार समझाती रहती कि बच्चों ने अभी अभी अपनी गृहस्थी शुरू की है, इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ गई हैं, इसलिए शायद वे संभल नहीं पा रहे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बनवारी जी उनकी बातों को सुनकर चुप हो जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही उम्मीद करना चाहते थे कि एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अंदर से उन्हें यह एहसास होने लगा था कि अब चीज़ पहले जैसी कभी नहीं होगी। हर दिन एक नई दूरी लेकर आती थी और हर रात उनके दिल में एक नया दर्द छोड़ जाती थी। वो दोनों बुजुर्ग दंपति बस समय के भरोसे बैठे थे, शायद यही सोचकर कि वक्त भी हर घाव को भर देता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये घाव अब इतना गहरा हो चुका है कि इसे भरने में शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। धीरे धीरे एक साल बीत गया, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और भी बदतर होते गए। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे वो अपने ही घर में कैदी बनकर रह गए हों। सुबह का समय सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता था। दोनों बहुएं सुबह उठती, अपने अपने हिस्से का खाना बनाती, टिफ़िन तैयार करती और बिना उनकी ओर देखे ही बाहर निकल जाती। उनके जाने के बाद जब शांति जी रसोई में जाती तो वहाँ सन्नाटा पसरा होता। बर्तन अपनी जगह पर होते, लेकिन उनमें खाने का एक कण भी नहीं होता। राशन के डब्बों पर ताले लगे रहते, फ्रिज में भी ताला जड़ा होता, जैसे वो कोई अपने नहीं बल्कि अजनबी हों। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्हें एक एक रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था। कभी कभी वो दोनों दिन भर सिर्फ पानी पीकर ही रह जाते, क्योंकि किसी से कुछ मांगने की हिम्मत अब उनके अंदर नहीं बची थी। आत्मसम्मान नाम की चीज़ अब भी उनके भीतर कहीं जिंदा थी और वही उन्हें बार बार रोक देती थी कि वो फिर से किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। लेकिन भूख वो तो हर बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती है। कई बार रात में पेट की जलन उन्हें सोने नहीं देती और वो दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते रहते, जैसे बिना बोले ही अपने दर्द को साझा कर रहे हों। उस उम्र में जब इंसान को सुकून और सम्मान की ज़रूरत होती है, वो अपमान और उपेक्षा के साए में जी रहे थे। कभी कभी वो सोचते थे, क्या यही वो ज़िंदगी है जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी? क्या यही वो भविष्य था जिसका सपना उन्होंने अपने बच्चों के लिए देखा था? एक दिन तो हद ही हो गई। लगातार 2 दिन तक उन्हें ठीक से खाना नसीब नहीं हुआ। तीसरे दिन सुबह जब वो उठे तो उनके सिर में चक्कर आ रहे थे और शरीर में इतनी कमजोरी थी कि खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। शांति जी ने उन्हें संभाला, लेकिन उनकी हालत भी उनसे बदतर थी। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो शायद बहुत देर हो जाएगी, या तो वो इस अपमान भरी जिंदगी में धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, या फिर किसी दिन मजबूरी में कोई ऐसा कदम उठा लेंगे जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाएगी। उन्होंने उसी दिन एक फ़ैसला लिया, एक ऐसा फ़ैसला जिसके बारे में उन्होंने
अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ उनका नहीं बल्कि शांति जी का जीवन भी जुड़ा हुआ था। वो उनके पास गए और धीरे से बोले, शांति, बहुत हो गया, हम इस तरह बोर नहीं जी सकते। तो शांति जी ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर भी था और एक अनकही सहमति भी। शायद वो भी अंदर ही अंदर यही महसूस कर रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। उन्होंने आगे कहा, अगर अब भी हम चुप रहे तो एक दिन या तो भूख हमें मार देगी या ये अपमान। हमें खुद के लिए कुछ करना होगा। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्दों में एक दृढ़ता थी जो शायद पहली बार उनके अंदर आई थी। उस दिन उन्होंने तय किया कि अब वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें इस घर को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। ये वही घर था जिसे बनाने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी, लेकिन अब यही घर उनके लिए एक कैद खाना बन चुका था। उन्होंने सोचा, अगर वो यहाँ रहकर सिर्फ अपमान और भूख सहने वाले हैं तो उससे बेहतर है कि वो कहीं और जाकर एक नई शुरुआत करें, भले ही वो शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। उस फैसले के साथ ही उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भी आया, जैसे किसी ने उनके कंधों से एक भारी बोझ उतार दिया हो। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे, इन सब सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। फिर भी एक बात तय थी कि अब वो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। चाहे जो भी हो, वो अपनी बची हुई जिंदगी को इस तिरस्कार में नहीं बिताएंगे। अगले दिन रविवार था। बनवारी जी और शांति जी बहुत देर से जगे हुए थे, लेकिन घर अभी गहरी नींद में डूबा हुआ था। कभी यही घर चहल पहल में डूबा रहता था, लेकिन आज हर चीज़ जैसे उनसे छीन चुकी थी। वो दोनों पति पत्नी बरामदे में चुपचाप बैठे थे, हाथों में खाली कप लिए, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हों। रसोई की ओर नज़र जाती तो बस ताले दिखते। वो ताले अब सिर्फ लोहे के नहीं थे, बल्कि उनके रिश्तों पर लगे हुए थे। कुछ देर बाद बड़ी बहू बाहर आई। शांति जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बहू, बहुत देर हो गई है, हमारे लिए एक कप चाय बना दो। लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव आए, उन्होंने जैसे शांति जी के दिल को चीर कर रख दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो कोई नौकरानी नहीं है, आज उसका छुट्टी का दिन है और वो आराम करेगी। उसने ये भी कह दिया कि वो और संदीप बाहर से खाना मंगाकर खाएंगे। उन्हें जो करना है वो खुद देखें। थोड़ी देर बाद छोटी बहू भी आई, और जब शांति जी ने उसे वही बात कही तो उसने और भी तीखे स्वर में जवाब दिया, एक दिन चाय नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। उस एक वाक्य ने जैसे उनके पूरे अस्तित्व को छोटा कर दिया हो। तभी दोनों बेटे भी बाहर आए और बिना पूरी बात सुने उन्होंने भी माँ बाप को ही दोषी ठहरा दिया कि वे छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हैं। उस पल बनवारी जी ने खड़े होकर कहा कि सिर्फ चाय की बात नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी की बात है। वही जिम्मेदारी जिसका तुम लोगों ने खुद वादा किया था। कहते हुए बनवारी जी ने उन्हें याद दिलाया कि वो आज भी इस घर की किस्तें अपनी पेंशन से भर रहे हैं, और बदले में उनसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो उनका ख्याल रखें। लेकिन उनकी बात सुनकर संदीप ने हंसते हुए कहा, अगर आपको खाना नहीं मिलता तो क्या आप अब तक जिंदा रहते। नवीन ने भी अपनी तरफ से महंगाई का हवाला देते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब ज़माना बदल गया है और हमें भी अपने खर्चों को और सीमित करना चाहिए। ये सुनकर बनवारी जी को पहली बार लगा कि शायद उन्होंने ही उन्हें इतना आगे बढ़ा दिया कि अब पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते। तभी शांति जी ने कहा, बेटा, हमें तुमसे कुछ खास नहीं चाहिए। अगर बहुएं खुद खाना नहीं बनाना चाहती तो कम से कम रसोई का ताला खोल दो, ताकि वो अपने और अपने पति के लिए कुछ बना सकें। लेकिन बेटों ने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन बनवारी जी को लगा कि अगर आज भी वो चुप रहे तो शायद जिंदगी भर चुप ही रह जाएंगे। वो धीरे धीरे खड़े हुए और दोनों बेटों की तरफ देखकर कहा,
आज के बाद तुम्हें हमारी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है। उनके इस एक वाक्य ने पूरे माहौल को बदल दिया। दोनों बहुओं के चेहरे पर अजीब सी हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें वही सुनने का इंतज़ार था। लेकिन बनवारी जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब से हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करेंगे और तुम लोगों से कुछ नहीं कहेंगे। तभी छोटी बहू ने जल्दी से पूछा, क्या अब आप बाहर जाकर नौकरी करोगे पिताजी? तो बनवारी जी ने दृढ़ आवाज़ में कहा, नहीं, हम काम करने नहीं जाएंगे, बल्कि अब तुम लोग इस घर में रहने के लिए हमें किराया दोगे। ये सुनते ही जैसे सबके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर उन्हें इस घर में रहना है तो हर कमरे के लिए 5,000 रुपये महीने देने होंगे, और अगर रसोई भी इस्तेमाल करनी है तो 5,000 अलग से। संदीप तुरंत भड़क गया। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके अपने पिता उससे किराया मांग रहे हैं। उसने कहा कि यह घर उसका भी है, लेकिन बनवारी जी ने उसे समझाया कि हाँ, ये घर उसका भी है, लेकिन सिर्फ अधिकार के समय नहीं, जिम्मेदारी के समय भी। बनवारी जी ने पहली बार इतनी स्पष्टता से कहा कि जब वे उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो अब वो अपनी शर्तों पर जिएंगे। उनके शब्दों में इस बार कोई हिचक नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया कि या तो वो किराया दें और उनके खाने पीने का ध्यान रखें, या फिर इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। अब उन्हें किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो किसी और को किराए पर रख लेंगे। उनकी बात सुनकर चारों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। संदीप को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा फैसला ले लेंगे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन बनवारी जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और बोले कि अब मुझे कोई सफाई या बहाना नहीं चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। उसके बाद वो सब चुपचाप अपने कमरों में चले गए और बनवारी जी वहीं हॉल में बैठ गए। उस सन्नाटे में पहली बार उन्हें अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे उन्होंने अपने आत्मसम्मान को फिर से जगा दिया हो। अब उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, वो अपनी और शांति जी की जिंदगी को इस अपमान में नहीं गुजरने देंगे। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और चारों बाहर आए। इस बार उनके चेहरे सुबह जैसे नहीं थे। ना कोई घमंड था, ना आंखों में वो कठोरता, बल्कि झुकी हुई नज़र, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। बनवारी जी और शांति जी हॉल में ही बैठे थे। वे चारों उनके सामने आकर खड़े हो गए। कुछ पल के लिए पूरा घर बिल्कुल खामोश हो गया। फिर संदीप ने धीरे से कहा, पिताजी, हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे थे, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हम आपकी और माँ की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, आपके सारे खर्चे संभालेंगे। बस आप ये किराए वाली बात छोड़ दीजिए। उसकी आवाज़ में इस बार पहले जैसी अकड़ नहीं थी, बल्कि एक डर था। शायद उन्हें खो देने का डर, या शायद अपनी सुविधा छीन जाने का डर। नवीन भी तुरंत बोला, पिताजी, अगर हम हर महीने 10,000 रुपये किराया देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम दोनों भी बहुत मुश्किल से सब मैनेज कर रहे हैं। प्लीज़ आप इस फैसले पर दोबारा सोचिए। उनकी बातें सुनकर एक पल के लिए बनवारी जी का दिल ज़रूर डगमगाया। आखिर वो उनके ही तो बच्चे थे। उनकी परवरिश, उनके बचपन की यादें, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतें, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूम गया। लेकिन उसी के साथ वो सारे दिन भी याद आ गए जब वो एक कप चाय के लिए तरसते थे, जब दवाइयों के लिए उन्हें अपमान सहना पड़ता था, जब भूख से पेट जलता था और आत्मसम्मान रोता था। उन्होंने अपनी आवाज़ को सख्त करते हुए कहा, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, जब तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आ रहा था। अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। उनकी आवाज़ में इस बार कोई झिझक नहीं थी। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ऐसा करना, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। मैंने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली है, जिसके हाथ में पैसा होता है उसी की इज्जत होती है,
और जो दूसरों पर निर्भर हो जाता है उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, फिर चाहे वो अपने ही माँ बाप क्यों ना हो। उनकी बात सुनकर वो चारों बनवारी जी को मनाने की कोशिश करते रहे, कभी समझाकर, कभी भावनाओं का सहारा लेकर, लेकिन इस बार बनवारी जी नहीं पिघले। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर तुम्हें ये सौदा घाटे का लग रहा है तो तुम चारों इस घर को छोड़ सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनकी ये बात सुनते ही नवीन घबरा गया। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं पिताजी, इतनी महंगाई में हम बाहर का किराया नहीं उठा सकते, हम आपको ही किराया दे देंगे। उसकी आवाज़ में अब मजबूरी साफ झलक रही थी। उस दिन पहली बार बनवारी जी को यह एहसास हुआ कि इंसान को इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि उसकी सहनशीलता को उसकी मजबूरी समझ लिया जाए, चाहे सामने अपने ही बच्चे क्यों ना हो। दिन बीतते गए और धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब सब कुछ नियमों के अनुसार चलने लगा था। हर महीने की शुरुआत में किराया बनवारी जी के हाथ में आ जाता और पहली बार उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपने लिए खाना बनाते, अपनी मर्जी से चाय पीते और सबसे बड़ी बात, अब उनके अंदर वो आत्मसम्मान वापस आ गया था जो कहीं खो गया था। शांति जी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। कई बार वो कहती कि अपने ही बच्चों से किराया लेना दिल नहीं मानता, लेकिन फिर वो खुद ही चुप हो जाती, क्योंकि उन्हें भी याद था कि उन्होंने किन हालातों का सामना किया था। अब उनकी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा शांति थी। कम से कम अब अपमान नहीं था, भूख नहीं थी और किसी के सामने झुकने की मजबूरी नहीं थी। तो दोस्तों, क्या बनवारी जी ने एक पिता होने के नाते अपने बच्चों के साथ सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।